भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। कहाँ से प्राप्त हुए? मेहरगढ़ से। निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग को। ताम्रपाषाण युग को कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। जिन संस्कृतियों में तांबे के औजारों के साथ ही पत्थर के बने हुए उपकरणों का प्रचलन मिलता है, उन्हें प्रायः ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां कहा जाता है। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ? तो हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः लाल रंग का उपयोग हुआ। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो सिंधु सभ्यता पड़ता है आदि ऐतिहासिक काल में। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता पक्की ईंट से बनी इमारत। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता पक्की ईंट से बनी इमारत। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? लोथल। लोथल कहाँ पे? गुजरात के अहमदाबाद जिले में भगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि हड़प्पाकालीन बंदरगाह है। निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्तर से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? तो बनावली से। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? कालीबंगा से। निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? कालीबंगा से। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित है? तो दयाराम साहनी है। वी स्मिथ। दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा का सर्वेक्षण किया था। वर्ष 1926-27 से वर्ष 1933-34 में माधोसरोवर वत्स हड़प्पा की उत्खनन कार्य से संबंधित रहे। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1922 में राखीलदास बनर्जी ने की तथा इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वान के एन दीक्षित, अर्नेस्ट मैके, आर.एल. स्टीन, ए घोष, जे.पी. जोशी आदि ने भी इस सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अतः स्पष्ट है कि वी.ए. स्मिथ हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं रहे, बल्कि ये भारतविद एवं कलाकार इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध थे। इसमें नहीं पूछा गया क्वेश्चन में कि कौन संबंधित नहीं थे मोहनजोदड़ो से, तो वी.ए. स्मिथ नहीं थे। अगला प्रश्न है, भोगज कोई का महत्व किस लिए है? तो आंसर हो जाएगा, वहाँ जो अभिलेख भोगज कोई में जो अभिलेख प्राप्त हुए उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ? तो परसुनी नदी के तट पर हुआ था, जिसको बोलते हैं दसराज्य युद्ध। 10 राजाओं का युद्ध परसुनी नदी वर्तमान में रावी के तट पर लड़ा गया, जिसमें भरतों के राजा सुदास ने 10 राजाओं के एक संघ को हराया। इस संघ में आर्यों के प्रमुख जन तथा 5 लघु जनजातियों का समूह सम्मिलित था, जिसके पुरोहित विश्वामित्र थे। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो नवा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। नव मंडल के सभी 114 मंत्र सोम को समर्पित हैं। सोम आर्यों का मुख्य पेय था, जिसे मूजवंत पर्वत से प्राप्त किया जाता था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में चारों वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख है। ऋग्वेद संहिता का नवा मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? सोम और इस पेय पर नामाकृत देवता। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? जो गायत्री मंत्र है वो किस पुस्तक में मिलता है? तो ऋग्वेद में। निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था वैशेषिक ने। वैशेषिक दर्शन के अनुसार सृष्टि का निर्माण अणु से हुआ है। महर्षि कणाद इस दर्शन के प्रवर्तक हैं। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? तो इनका महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम या कुंडल में लगभग 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी माता का नाम त्रिशला वैशाली के लिच्छवी गणराज के प्रमुख चेटक की बहन थी तथा पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। उनके बड़े भाई नंदीवर्धन थे। कुछ आगे देखते हैं। महावीर स्वामी
की सही जनतिथि 599 ईसा पूर्व ही उचित है, क्योंकि महावीर स्वामी महात्मा बुद्ध के पहले के काल के हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला प्रश्न है, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? तो पावापुरी में हुई थी, सभी को पता है ये आंसर। और 72 वर्ष की आयु में राजगृह के समीप पावापुरी नामक स्थान पर उन्होंने शरीर त्यागा था। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो जमाली थे, इनके दामाद थे। भगवान महावीर का जन्म क्षत्रिय वंश में सिद्धार्थ के यहाँ 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी पत्नी का नाम यशोदा था। उनसे प्रियदर्शना नामक एक पुत्री हुई। उसी पुत्री का विवाह जमाली नामक क्षत्रिय से हुआ था, जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बन गया। यह उनका प्रथम शिष्य था। जमाली ने बाद में महावीर का विरोध किया और बहुरतवाद नामक नए संप्रदाय की शुरुआत की। 11 अन्य प्रधान शिष्य, जिन्हें गणधर कहा जाता है, उनका नाम है इंद्रभूत, अग्निभूत, वायुभूति, तीनों भाई थे। आर्यव्यक्त, सुधर्मन, मंडिक पुत्र, मौर्य पुत्र, अकंपित, अचल, मैत्रेय तथा प्रभास। अगला प्रश्न है, कौन से सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो चौदापुर सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। चौदापुर प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। अंतिम नंद राजा के समय में संभूत विजय तथा भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे तथा ये ही महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। 12 अंग में जैन सिद्धांतों का संकलन प्रथम जैन सभा में किया गया था। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? सारनाथ में। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन दिया था सारनाथ में। छह वर्षों की साधना के बाद 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्त के बाद ही वे बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। उरुबेला जगह का नाम है। उरुबेला से वे सबसे पहले ऋषि पत्तन, वर्तमान में जो सारनाथ में है, वहाँ आए। वहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना पहला उपदेश दिया। तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था 5 सन्यासियों को। इस प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। यह उपदेश दुख के कारणों, दुख का अंत, उनके समाधान से संबंधित है। इसे 4 आर्य सत्य भी कहा जाता है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ पे हुआ था? तो महापरिनिर्वाण मतलब इनकी मृत्यु कहाँ से संबंधित है? तो कुशीनगर में। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। उसके बाद वे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कपिलवस्तु, राजगृह, वैशाली तथा कौशल राज्य गए। सबसे अधिक बौद्ध धर्म का प्रचार कौशल राज्य में हुआ। कौशल नरेश प्रसेनजीत ने भी अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की थी। अपना प्रचार करते हुए वे मल्लों की राजधानी पावा पहुंचे, जहां वे चुंद नामक लोहार की आम्रवाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को सूकर मद्दव खाने को दिया, मतलब सुअर का मांस खाने को दिया। इससे उन्हें रक्ताचार हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। इस वेदना के बाद वे कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी पहुंचे, जहां 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। त्रिपिटक किस धर्म की पुस्तक है? त्रिपिटक बौद्ध धर्म की है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म ग्रंथों में सर्वप्रथम महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हें त्रिपिटक कहते हैं। पहली है विनय पिटक। इसमें जो है आचार के नियम है, नियम याद रखिएगा। विनय पिटक में नियम, विनय देखिए इसमें ना आ रहा है ना विनय में, तो नियम में भी ना आ रहा है। सबसे पहले तो विनय पिटक नियम और शिक्षाएं। सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के वचन। अभिधम पिटक में दार्शनिक सिद्धांत। त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची सारथी, आस्था और सटीक क्रिया किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। देखिए इसमें दिया गया है क्वेश्चन, त्रिपिटक, त्रिरत्न अलग है, त्रिपिटक अलग है। त्रिपिटक संबंधित है बौद्ध धर्म से, और त्रिरत्न अगर क्या है रत्न आ जाए तो जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए: सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान। इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो वो है आत्मदमन।
गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया है। वे मोक्ष के लिए कठोर साधना एवं कायाक्लेश में विश्वास नहीं करते थे। इसके विपरीत महावीर स्वामी ने मोक्ष प्राप्ति के लिए घोर तपस्या तथा शरीर के त्याग को आवश्यक बताया है। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है, पंचम पीढ़ी का। महाबोधि मंदिर स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष वह नहीं है जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। वेनसोंग के अनुसार उस मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट कर दिया था। इसके बाद स्थान पर 2 और वृक्ष रोपित हुए और नष्ट हुए। वर्तमान वृक्ष जिसे हम देख रहे हैं वह 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। यह वृक्ष पूरी तरह से संरक्षित है और केवल इससे गिरी हुई पत्तियों को ही छूने एवं उठाने का अधिकार है। एक अन्य तथ्य के अनुसार यह वृक्ष 2 बार सम्राट अशोक, 1 बार पुष्यमित्र शुंग, 1 बार पूर्व वर्मा तथा अंत में कनिंघम द्वारा लगवाया गया। अतः यह 6ठी पीढ़ी का वृक्ष है। बिहार सरकार के पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर इसे 5वीं पीढ़ी का बताया गया है। तथ्यों में विवाद होने के कारण बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया है। अगला प्रश्न है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? तो बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्रय गृह के रूप में आजीवकों ने किया। अगला प्रश्न है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मगलीपुत्र घोषाल थे। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो उदयन थे। अगला प्रश्न है, किस शासक द्वारा सबसे पहले पाटलिपुत्र राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो उदयन ने किया था। पाटलिपुत्र में सर्वप्रथम उदयन ही आए थे। हर्यक वंशीय शासक उदयन या उदयभद्र के शासनकाल की प्रमुख घटना एवं गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना है। उसने राजगृह से इसी नव स्थापित नगर में अपनी राजधानी स्थानांतरित करी थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? तो अभी आपने पढ़ा उदयन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो लिच्छवियों के द्वारा। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है, मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? तो मगध की प्रारंभिक राजधानी थी राजगृह ग्रीवरिज। अगला प्रश्न है, अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? तो अजातशत्रु के वंश का नाम था हर्यक वंश। अगला प्रश्न है, सैंड्रोकोट से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने करवाई थी? तो विलियम जोन्स ने। सैंड्रोकोट से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान करवाई थी विलियम जोन्स ने। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सैंड्रोकोट्स की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की। एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंट्रोकोट्स के रूप में वर्णित किया है, जबकि जस्टिन ने सैंड्रोकोट्स चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। अगला प्रश्न है, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? तो इंडिका नाम है। अगला प्रश्न है, इंडिका के लेखक हैं, अभी आपने पढ़ा, मेगास्थनीज हैं। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज किसका दूत था? तो सेल्यूकस का था दूत। कौन? मेगास्थनीज। अगला प्रश्न है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त था। अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त था। बृहदत्त की हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं? तो जूनागढ़ अभिलेख में। जूनागढ़ अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं। गुजरात के जूनागढ़ से रुद्रदामन का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह जिस शिला पर उत्कीर्ण है उसी पर अशोक के 14 प्रज्ञापनों की एक प्रति तथा स्कंदगुप्त के 2 लेख भी खुदे हुए हैं। यह विशुद्ध संस्कृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। इसमें रुद्रदामन की वंशावली, विजयों, शासन, व्यक्तित्व आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया। यह अभिलेख अब तक प्राप्त संस्कृत अभिलेखों में सर्वोच्च प्राचीन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राजाओं में किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? तो आंसर हो जाएगा खारवेल। खारवेल राजाओं में खारवेल जो राजा थे उनका जैन धर्म के प्रति, ये मतलब खारवेल जो है जैन धर्म से संबंधित थे, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे था? तो आंसर हो जाएगा सातवाहन वंश से। कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक, एक मिनट, कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक महामेघ वाहन नामक व्यक्ति था। अतः इस वंश का नाम महामेघ वाहन वंश भी पड़ गया। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक खारवेल हुआ।
खारवेल के इतिहास का अध्ययन एकमात्र साधन हाथी गुम्फा अभिलेख है। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। अगला प्रश्न है, गुप्त सम्राट जिसने हुडो को पराजित किया था। तो हुडो को पराजित किया था स्कंदगुप्त ने। ये गुप्त वंश से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की भूमि को अपहृत कहा जाता है। तो आंसर होगा बिना जोती हुई जंगली भूमि, यानी जंगली भूमि ही अपहृत कहलाती है। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री संयुगन ने भारत की यात्रा कब की। तो 515 ईस्वी से 520 ईस्वी में करी। चीनी यात्री संयुगन ने 518 ईस्वी में भारत आया था। ये कौन संयुगन, ठीक, चीनी यात्री था। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्रित की थी। हर्षवर्धन के शासन काल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की। तो वेनसोंग। हर्षवर्धन के समय में वेनसोंग आए थे। वेनसोंग की रचना है सियू की। अगला प्रश्न है, कल्हड़ की पुस्तक क्या नाम है। तो राजतरंगिणी है। कल्हड़ ने राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास लिखा। इस ग्रंथ की रचना कल्हड़ ने जयसिंह के शासनकाल में पूर्ण की। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य ने राजनीति शास्त्र पर प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना की। अगला प्रश्न है, उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था। तो आंसर हो जाएगा बिहार। क्या है, उदंतपुर कहाँ पे है, बिहार में। अगला प्रश्न है, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था। तो कर्नाट वंश का संस्थापक नान्यदेव था। अगला प्रश्न है, कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था। तो हरि सिंह। कर्नाट वंश का संस्थापक नान्यदेव और अंतिम शासक हरि सिंह। अगला प्रश्न है, किस काल में अछूत की अवधारणा को स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी। आंसर धर्मशास्त्र के समय में। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 ये जातियां बांट दी गई थी। अगला प्रश्न है, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। तो कश्मीर के कुंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे। तो बौद्ध संगीत के अध्यक्ष थे महाकश्यप। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहले बौद्ध संगीत कहाँ पे आयोजित हुई। तो राजगीर में। अगला प्रश्न है, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंधित 4 स्थानों को बताइए। तो निधन का कहाँ हुआ था, अभी पढ़ा था आपने, कुशीनगर में हुआ था, ठीक। प्रथम प्रवचन दिया था सारनाथ में। और जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी। प्रथम वचन बोध गया में। तो आंसर नंबर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, बोध गया में किसी ज्ञान की प्राप्ति हुई गौतम बुद्ध को। अगला प्रश्न है, बोध गया में महाबोधि मंदिर किसने बनवाया था। जहाँ क्या था, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया एक, जहाँ पे क्या था। तो बोध गया में 6 वर्ष की साधना के बाद 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, 35 वर्ष की अवस्था में। इस स्थल पर मंदिर का निर्माण सम्राट अशोक ने 3वीं शताब्दी में आरंभ किया था, लेकिन इसका वर्तमान स्वरूप 5वीं-6वीं शताब्दी में निर्मित हुआ। यह मंदिर पूरी तरह ईंटों से निर्मित है। वर्ष 2002 में यूनेस्को द्वारा यह विश्व धरोहर बना है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ। आंसर हो जाएगा कनिष्क। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान कनिष्क राजा के युग में प्राप्त हुआ। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान कनिष्क राजा के युग में प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है, ईसा पूर्व 6वीं सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी। तो आंसर हो जाएगा वैशाली। ईसा पूर्व 6वीं सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी वैशाली। अगला प्रश्न है, 16 महाजनपदों की सूची किसमें उपलब्ध है। तो इसका आंसर हो जाएगा अंगुत्तर निकाय में। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। इन्हें 16 महाजनपद कहा गया है। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है। तो गुप्त वंश नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं। नालंदा एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह दक्षिणी बिहार में राजगीर के निकट स्थित था। इसके ध्वंसावशेष बड़ा गांव ग्राम में दूर तक आज भी बिखरे पड़े हैं। 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया था और बाद में बुद्धगुप्त, तथागत गुप्त तथा बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी इसे विहार को दान दे दिया। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध है।
ये बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? तो आंसर हो जाएगा सैनिकों की सुगमता की भर्ती के लिए। अगला प्रश्न है हमारा, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ? तो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ। अगला प्रश्न है, मगध की राजधानी कौन सी थी? तो मगध की राजधानी, आरंभिक राजधानी गिरिव्रज, ठीक उसके बाद पाटलिपुत्र राजधानी बनी, जो गुप्त काल तक मगध की राजधानी बनी रही। मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले प्रथम राजवंश के विषय में बौद्ध ग्रंथों एवं पुराणों में अलग अलग विवरण मिलता है। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रथ वंश था। इस वंश का पहला राजा जरासंध था, जिसने गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाया। अगला प्रश्न है, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो अभी आपने पढ़ा है राजगीर थी। अगला प्रश्न है, नंदवंश के बाद मगध पर किस राजवंश का शासक था? तो शिशुनाग। नंदवंश की स्थापना शिशुनाग वंश का अंत करके ही गई थी। नंदवंश में कुल 9 राजा हुए थे। मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, नंदवंश के बाद जो मगध पर राजवंश चला वो था मौर्य वंश। अगला क्वेश्चन है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशेष रूप से वर्णन हुआ है, किस में हुआ है? तो विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य का विशेष रूप से वर्णन हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो घनानंद, सिकंदर के समकालीन घनानंद था। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किसका बना था? तो आंसर हो जाएगा लकड़ी का। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल बना था पूर्णतः मुख्यतः लकड़ी का। अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? तो शिवाजी ने किया था। अगला प्रश्न है, किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की? तो आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्कन की विजय प्राप्त की। अगला प्रश्न है, अभिलेख जिसे प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, तो ये कौन सा है अभिलेख? किस अभिलेख में हमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी मिलती है? तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र स्थित प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त ने वहां सुदर्शन झील बनवाई थी, और बाद में अशोक की यूनानी गवर्नर तुर्सास ने इस जलाशय के साथ बहुत सी नहरें बनवाई। इस प्रांत को आनर्त तथा सुराष्ट्र कहा गया। इससे पश्चिम भारत पर चंद्रगुप्त के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? श्रीलंका। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो आंसर हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। द्वितीय शिलालेख से स्पष्ट होता है कि भारत में अशोक का अधिकार चोल, पांड्य, सात्यपुत्र, केरलपुत्र एवं ताम्रपर्णी श्रीलंका को छोड़कर सर्वत्र था, क्योंकि इन राज्यों को प्रत्यंत या सीमावर्ती राज्य कहा गया। अगला प्रश्न है, अशोक के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई? तो आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। सिंगली अनुश्रुतियों दीपवंश महावंश के अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में मोगली पुत्र तिस्य की अध्यक्षता में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? तो आंसर हो जाएगा पाली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो आंसर हो जाएगा खगोष्ठी लिपि। खगोष्ठी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। अगला प्रश्न है, अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? शांति एवं आंसर हो जाएगा इसका अशोक धर्म एक नैतिक संहिता थी। अशोक धर्म क्या था? नैतिक संहिता। अशोक अपने दूसरे और 7वें शिलालेख के माध्यम से संदेश देता है, आपस नवे बहुक्याने दयादाने सच्चे सोचे मादे साधवे च, अर्थात कम पाप करना, कल्याण करना, दया दान करना, सत्य बोलना, पवित्रता से रहना, स्वभाव में मधुरता तथा साधुता बनाए रखना। इस प्रकार अशोक धर्म के मूल संदेश में शांति और अहिंसा, बड़ों का सम्मान तथा धार्मिक सहनशीलता निहित है। अगला प्रश्न है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था? तो भाब्रू स्तंभ। भाब्रू स्तंभ ने अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था भाब्रू अभिलेख में। अगला प्रश्न है, अपने शिलालेखों में अशोक सामंता किस नाम से जाने जाते थे? प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते थे। अगला प्रश्न है,
कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश हुआ है? तो राजनीतिक यहाँ बताई गई हैं। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो यह है राजनीति से संबंधित। अर्थशास्त्र शासन सिद्धांतों और अभ्यास की पुस्तक है। इसमें राज्य के लिए मंडल सिद्धांत है जो विदेश नीति की व्याख्या करता है। इसके अलावा इसमें सप्तांग सिद्धांत, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र की सर्वप्रथम व्याख्या मिलती है। अर्थशास्त्र में तत्कालीन प्रशासन एवं कृषि, शिल्प एवं व्यापार व्यवस्था की भी विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है हमारा, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो राजनीतिक नीतियां हैं इसमें। अगला प्रश्न है हमारा, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में बांटा है? तो 7 श्रेणियों में बांटा है। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में बांटा है। दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक, सभासद। मेगास्थनीज भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता है। मौर्य काल में कोई भी व्यक्ति ना तो अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता था और ना ही उससे भिन्न पेशा ही अपना सकता था। अगला प्रश्न है, मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किसमें किया गया है? तो अभी आपने पढ़ा है मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। अगला प्रश्न है, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन किसने लिखी है? तो आंसर हो जाएगा पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी एक ग्रीको रोमन पेरिप्लस है, मैन्युस्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट से। यह रोमन मिस्र के बंदरगाहों से नेविगेशन और व्यापार के अवसरों का वर्णन करता है। इसे लगभग 60 ईस्वी में अलेक्जेंड्रिया के एक अनाम नाविक ने लिखा। इसने भारत से आयात तथा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का भी उल्लेख किया। अगला प्रश्न है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है क्या है? तो वह है इंडिका। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन मेगास्थनीज के इंडिका में प्राप्त होता है। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर परिषद की 5 सदस्यों वाली 6 समितियों का उल्लेख किया। वह नगर के पदाधिकारियों को एस्टिनोमोई कहता था। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो उदयन ने बनाया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी बनाया था। पाटलिपुत्र को चंद्रगुप्त मौर्य ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? तो आंसर हो जाएगा आपका इसका कुजुक कटफिशियस ने। कुषाण शासकों द्वारा व्यापक पैमाने पर सबसे पहले स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ करना भारतीय उपमहाद्वीप में उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। कुषाण शासक वीमा कटफिशियस को स्वर्ण मुद्राओं के प्रचलन का श्रेय प्राप्त है। अगला प्रश्न है, कला की गांधार शैली किस समय फलीभूत हुई? तो आंसर हो जाएगा कुषाणों के समय में। कला की गांधार शैली फली फूली कुषाणों के समय में। अगला प्रश्न है, किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की? तो कनिष्क ने। अगला प्रश्न है, सुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो आंसर हो जाएगा कण्व वंश ने। सुंग वंश के बाद कौन सा वंश आया? कण्व वंश। अगला प्रश्न है, राजा खारवेल का नाम जुड़ा है किससे? तो आंसर हो जाएगा जूनागढ़ हाथी गुम्फा लेक से राजा खारवेल का नाम जुड़ा हुआ है। कलिंग का चेद शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा से उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। इसमें खारवेल के बचपन, शिक्षा, राज्याभिषेक तथा राजा होने के बाद से 13 वर्षों तक के शासनकाल की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण दिया हुआ है। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। अगला प्रश्न है, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है? आंसर हो जाएगा गुप्त काल। नगरों का क्रमिक पतन गुप्त काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? तो आंसर हो जाएगा गुप्त काल में बंगाल में ताम्रलिपि एक प्रमुख बंदरगाह था। तो आंसर क्या हो जाएगा? ताम्रलिपि। अगला प्रश्न है, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा गुप्त वंश ने। अगला प्रश्न है, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो आंसर हो जाएगा उपज का 6वां भाग। गुप्त काल में भूमि राजस्व की दर थी उपज का 6वां भाग। अगला प्रश्न है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक है? तो आंसर हो जाएगा गुप्त वंश। अगला प्रश्न है, किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? तो आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। अगला प्रश्न है, कौन से गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो आंसर क्या होगा? सुश्रुत शल्यक्रिया का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री वेनसोंग ने किस विश्वविद्यालय में अपना अध्ययन किया? तो आंसर हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय में। अगला प्रश्न है, वेनसोंग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों का उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? तो वेनसोंग के लिए सूती कपड़ों के उत्पादन के सबसे अच्छा जो प्रसिद्ध नगर था वो था मथुरा। अगला प्रश्न है, कवि बाढ़ निवासी था कहाँ का? तो आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र का। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण कब किया? तो आंसर हो जाएगा चीनी यात्री इत्सिंग 671 या 672 ईस्वी में, जब वह युवक था, अपने 37 बौद्ध सहयोगियों के साथ बौद्ध धर्म के अवशेषों को देखने की इच्छा से उसने पाश्चात्य विश्व का भ्रमण करने का निश्चय किया। वह दक्षिण के समुद्री मार्ग से होकर भारत आया। 675 से 685 ईस्वी तक नालंदा के विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था और 693 से 94 ईस्वी के लगभग सुमात्रा होता हुआ वह चीन लौट गया। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासन काल में भारत की यात्रा की? तो आंसर हो गया चंद्रगुप्त प्रथम, सॉरी चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य याद रखिएगा उसको। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का नाम चंद्रगुप्त सेकंड भी है। चीनी फाहियान किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आया था। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो कुमारगुप्त थे नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक। अगला प्रश्न है, ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था किससे? जावा सुमात्रा से। अगला प्रश्न है, सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना करी? तो आंसर हो जाएगा आपका बाल पुत्र देव। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के क्या कारण थे? तो आंसर हो जाएगा मुसलमान। अगला प्रश्न है, खजुराहो मंदिर, ये क्वेश्चन थोड़ा देख लीजिए। नालंदा विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी के अधीन तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट किया गया था। यह भारत में बौद्ध मत के पतन के लिए अंतिम प्रहार के रूप में देखा जाता है। अगला प्रश्न, खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी कौन थे? तो आंसर हो जाएगा चंदेल। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन है? तो धर्मपाल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ? तो आंसर हो जाएगा कदम। अगला क्वेश्चन है, संगम युग में उरैयूर किसके लिए विख्यात था? तो आंसर हो जाएगा कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। संगम युग में उरैयूर कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस का लेखक, मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? विशाख दत्त की। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की स्वप्न वासोदत्ता किसकी है? भास की। अगला प्रश्न है, कुमार संभव किसकी है? तो कालिदास की है। अगला प्रश्न है, किरातार्जुनीयम पुस्तक किसने लिखी? तो भारवी ने लिखी है। अगला प्रश्न है, उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है? तो आंसर हो जाएगा मिलिंद पन्हो स्रोत प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। अगला प्रश्न है, हर्षचरित्र किसने लिखी? तो बाणभट्ट ने लिखी है।
अगला प्रश्न है, चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो विजयालय था। अगला प्रश्न है हमारा, चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध है? चोल काल प्रसिद्ध है आपका ग्राम पंचायतों के लिए। अगला प्रश्न है, कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो आंसर हो जाएगा चोल। चोल मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? तो आंसर हो जाएगा गोपुरम। अगला प्रश्न है,